मिश्रा आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संविधान की अपनी जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसी के अगले क्रम में हम आज अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आपने भाग 4 क तक पढ़ लिया था, मूल कर्तव्यों तक। उसके बाद हमने आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में बता दिया और ये भी बताया कि बिना इसको जाने आप आगे की चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो हम अब भाग 5 की ओर चलेंगे, जिसमें हम संघ की कार्यपालिका को देखेंगे। और हमारे संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो है राष्ट्रपति। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो आज हम अपने राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे संविधान का सर्वोच्च पद है, भारत का प्रथम नागरिक है। तो उन्हीं के विषय में हम आज अपना पार्ट 1 देखेंगे। इसको हमने 2 वीडियो में संकलित किया है, जिसमें एक में आपको राष्ट्रपति के विषय में मुख्य मुख्य बातें बताई जाएंगी और दूसरे में उनकी शक्तियों के विषय में बताया जाएगा। तो अब हम जो है चलेंगे अपने आज के टॉपिक की ओर, राष्ट्रपति की ओर। तो राष्ट्रपति में जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं यहाँ हमने लिख रखे हैं, तो बारी बारी से उन पर डिस्कस करेंगे और उनकी नियुक्ति और उनकी शपथ, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि अनुच्छेद जो 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, यानी जो भारत संघ है उसका एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है, जैसा कि हमने लिख रखा है कार्यपालिका शक्ति। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, यानी समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है, इसको आप जरूर जानते रहिएगा। अब देखेंगे हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 54 में उल्लिखित है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसके विषय में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए, निर्वाचन के विषय में एक शब्द का उल्लेख मिलता है, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसको आप जानिए कि समान प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और इसमें क्या होता है। तो जैसे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समान प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। इससे तात्पर्य ये है कि सांसदों का जो मत मूल्य है वो विधायकों के मत मूल्य के बराबर है। ये है समान प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी आपको पता है कि सांसदों की संख्या कम है जबकि विधायकों की संख्या ज्यादा है, और सांसद भी लगभग उतनी ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जितनी की विधायक करते हैं। 4000 से अधिक विधायकों की संख्या है देश में, जबकि सांसदों की संख्या 750 से 800 के बीच में है। तो आपको ये होगा कि जो सांसद हैं उनके मत का मूल्य कम हो जाएगा अगर समान प्रतिनिधित्व प्रणाली ना अपनाई जाए। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि सांसदों के मत का मूल्य विधायकों के मत के मूल्य के बराबर हो। तो इसी को हम समान प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ एक बात आप जान लीजिए, तो उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इनका निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल को हम 4 श्रेणियों में देखेंगे कि कौन। ये निर्वाचक मंडल से तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन लोग मतदान करते हैं। तो ये आप जानिए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसा होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ ये बात क्लियर पहले कर लीजिए कि अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं। आप जानते हैं कि जिनको जो 18 वर्ष से की आयु के या उससे ऊपर की आयु के ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक हैं और उनका मतदाता सूची में नाम है, तो वो जिनको प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके, जैसे हम लोग किसको वोट देते हैं, विधायकों को, सांसदों को हम डायरेक्ट वोट देते हैं, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। और जब हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो मतदान करें और एक पदासीन व्यक्ति का चयन करें
तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अब इनमें कौन लोग शामिल हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आप इसको 4 खंडों में देख सकते हैं। पहला है लोकसभा सदस्य, दूसरा है राज्यसभा सदस्य, और तीसरा है विधानसभा के सदस्य। ठीक, और चौथा जो है वो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य। यहां दिल्ली और पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां मंत्रिमंडल की स्थापना की गई है, और यहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये 4 आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से सवाल होता है आपसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ये इनका निर्वाचन मंडल है। अब यहाँ एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन इसमें भाग नहीं लेता। तो यहाँ जो विधान परिषद है, विधान परिषद, राज्यों की जो विधान परिषद है वो इसमें उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो वहां यहाँ आपको उनके निर्वाचन के विषय में, निर्वाचक मंडल के बारे में आप जान गए, और समान प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में आपको मैंने बताया कि सांसदों के मत का मूल्य और विधायकों के मत का मूल्य बराबर हो जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है। और उसके विषय में भी हम आगे आपको उसका फार्मूला बताएंगे कि कैसे एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है, कैसे एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट रखना हो तो रख ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे अगर आपको एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो ये इसका फार्मूला क्या है? तो एक विधायक के मत का मूल्य यानी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्य संख्या, विधानसभा की सदस्य संख्या यानी राज्य की कुल जनसंख्या जितनी हो और बटे विधानसभा की सदस्य संख्या और गुणे 1/1000। ये फार्मूला है एक विधायक के मत का मूल्य। इससे निकल सकता है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है बटे विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है उसे भाग देंगे और गुणे 1/1000। तो ये जो है इससे हम विधायकों के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। अब हम एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य अगर हम निकालना चाहें तो इसमें क्या होता है कि विधायकों के मत का मूल्य बटे सांसदों की संख्या, ये फार्मूला है एक सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए कि विधायकों के मत का कुल मूल्य और उसमें हम भाग दे देंगे सांसदों की कुल संख्या से। तो इससे एक विधायक के मत का मूल्य निकल के आता है। तो ये भी बात आप जानते रहिएगा। इससे हम समान प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसी को हम कहते हैं, इसके माध्यम से कुल विधायकों के मत का मूल्य बराबर कुल सांसदों के मत का मूल्य ये बराबर हो जाता है। यानी सांसदों के मत का मूल्य जो है अधिक होगा और विधायकों के मत का मूल्य कम होगा, जिससे इनका जो है प्रतिनिधित्व बराबर रहे।
यही है समान प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब यहाँ एक टर्म और आता है जिसको आप बार बार देखते हैं, वो भी आप समझ लीजिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समझ रहे हैं आप? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, तो इसको जो हम संक्रमणीय लिख रहे हैं ये हस्तांतरणीय भी है। हस्तांतरणीय, संक्रमणीय जो है वही जो है आपका हस्तांतरणीय भी उसको लिखा जाता है। एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति है। अब एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि एक विधायक है या एक सांसद है, वो उस क्षेत्र के समस्त नागरिकों की तरफ से अपने मत का हस्तांतरण करता है राष्ट्रपति को। इसी को हम एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहते हैं। यानी वो हम सब जो क्षेत्रवासी हैं उनकी तरफ से राष्ट्रपति को उस मत को देता है। यानी एक और देना, एकल और हस्तांतरणीय मतलब देना, तो ये हम सब की तरफ से राष्ट्रपति को मतदान करता है। इसी को हम एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति कहते हैं। तो ये आप जान गए निर्वाचन। अब इसमें आपको समझ लेना है जितनी बातें हमने बताई कि कैसे उनका मत का मूल्य निकाला जाता है। निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और सब और जो है दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, या समान प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, ये सारी बातें आप यहाँ जान गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ निर्वाचन की रीति की बात की गई है अनुच्छेद 55 में। अब यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है उसमें 50% प्लस 1, जब तक मत नहीं मिल जाता तब तक वो व्यक्ति विजयी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? 50% से अधिक मत मिलना चाहिए। अगर 100 मेंबर हैं तो 51 एक तरफ या 52, 53 जो भी हो, 51 कम से कम मिले, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा? नहीं, यहाँ जो है प्राथमिकता के आधार पर अपना मतदान किया जाता है और वरीयता क्रम इसमें दिया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हम सभी को मतदान करेंगे वरीयता के क्रम के आधार पे। हम पहले किसको चुनना चाहते हैं, अगर वो नहीं जीत रहा तो हम दूसरा स्थान किसको देते हैं और तीसरा स्थान किसको। तो इस तरीके से यदि पहली बार गिनती में कोई व्यक्ति नहीं जीतता तो वरीयता क्रम के आधार पर जिसको 50% से अधिक मत मिलेंगे उसको जो है राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और यहाँ आपको एक तथ्य बता दें कि बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनके विषय में दूसरी बार मतगणना की गई थी। द्वितीय क्रम जो है वरीयता क्रम, इसको भी गिना गया था, तब जाके वो राष्ट्रपति बन पाए थे, और बाकी सब पहली बार में ही राष्ट्रपति बन गए थे। तो ये निर्वाचन की रीति है। और इनकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष। जैसे अनुच्छेद 56 में पदावधि का उल्लेख है और ये 5 वर्ष जो है इनकी पदावधि है। अब यहाँ कुछ तथ्य, कुछ प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये 5 वर्ष कब से गिना जाता है? शपथ से। शपथ ग्रहण जब होती है तो शपथ ग्रहण से ही 5 वर्ष गिना जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का 5 साल कब से गिना जाएगा? शपथ ग्रहण से। और दूसरी चीज, ये जो है अगर बीच में पद का त्याग करना चाहें तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? ये त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ इतनी बातें हो गई। पदावधि इनकी 5 साल है। कब से ये गिनी जाएगी? शपथ ग्रहण से ही इसकी गिनती होगी। और ये त्यागपत्र किसे दे सकते हैं?
उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अब हम अगले अनुच्छेद की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 और उसमें दिया गया है पुनर्निर्वाचन। भारत का संविधान एक अलग संविधान है। हमने बहुत सारी जगहों पे ये देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार शामिल हो सकते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका में 2 बार ही जो है उस पद पे रह सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारत में इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यही पुनर्निर्वाचन की बात है। यहाँ आपको यही जानना है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकता है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, चाहे जितनी बार। तो यही पुनर्निर्वाचन की बात है। अब यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुच्छेद 58 का योग्यता। और योग्यता हम बारी बारी से देखेंगे। भारत का नागरिक हो तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो अगर उसमें लिख दिया गया है कि जन्म से भारत का नागरिक हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का भी है और वो यहाँ रह के और यहाँ की नागरिकता हासिल कर चुका है भारत की, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी आपको ये जानना चाहिए कि 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो, चाहे एक दिन ही ज्यादा हो, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा पॉइंट जो है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता वो व्यक्ति रखता हो। और चौथा पॉइंट है, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। योग्यता में कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होगी कि इसका मतलब ये तो बहुत सारे लोग ऐसी योग्यता रखते हैं तो सदस्यों, जो चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इसमें एक व्यवस्था बनाई गई है। प्रारंभ में ऐसा हो जाता था, लेकिन इसीलिए इसमें एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो निर्वाचक मंडल अभी आपने देखा उसके 50 सदस्य प्रस्तावक हों, 50 सदस्य प्रस्ताव करें और 50 अनुमोदक समझ रहे हैं। यानी निर्वाचक मंडल, वो विधायक और सांसद जो इसमें वोट डालते हैं उसमें से 50 सदस्य जो है प्रस्ताव करें और 50 अनुमोदन करें। तो जाहिर सी बात है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हीं को इतना सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो ये सभी को प्राप्त नहीं हो सकता और इससे जो है संख्या में वृद्धि बहुत नहीं होगी कैंडिडेट की। जो सीरियस कैंडिडेट है वही लड़ पाएंगे। तो यहाँ योग्यता आपको क्लियर हो गई। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और 50 सदस्य अनुमोदक हों और 50 प्रस्तावक हों निर्वाचक मंडल के, तो ऐसा व्यक्ति जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब हम देखेंगे अपना अगला अनुच्छेद। हमारा अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ, यानी विजयी होने के बाद राष्ट्रपति शपथ जब लेते हैं तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, अगर मान लीजिए वो ना हो तो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से शपथ लेते हैं राष्ट्रपति।
अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ दो शब्दों का उल्लेख है, मुख्य न्यायाधीश हो या वरिष्ठ न्यायाधीश हो, तो वो उनसे शपथ लेते हैं। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम जो अनुच्छेद आपको जानना है वो है महाभियोग। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन अगर उसे हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा ये आपको देखना है। तो यहां हम महाभियोग के विषय में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग। सबसे पहले ये जो संसद है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है उसके पास ये शक्ति प्राप्त है महाभियोग की। और यहाँ दो बातें जाननी है कि किस लिए लगाया जाता है। तो असमर्थता और कदाचार, आप जानते रहेंगे कि असमर्थ हो जाए, असमर्थता और कदाचार, यानी उसका आचरण गलत हो, यानी वो संविधान के अनुरूप कार्य न कर रहा हो, तो उसे कहते हैं कदाचार। असमर्थता और कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस, और एक प्रश्न है कि किस सदन में लाया जाता है। तो ये लोकसभा या राज्यसभा, ये किसी में भी लाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना, ये सब आपके प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। मैं इसके पूरी प्रक्रिया के विषय में बता देता हूं, लेकिन यहाँ जैसे आपसे पूछा जाए कि ये किस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन की राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी होगी। अब यहाँ हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, आगे वाले वीडियो में हम आपको इसके विषय में और भी बातें बता देंगे, लेकिन एक बार हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बता देते हैं कि मान लीजिए किसी भी सदन में, ये चाहे लोकसभा में शुरू कर सकते हैं चाहे राज्यसभा में, राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना पर संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा इसे लाया जा सकता है। उनके समर्थन से 25% सदस्य जो है इसका समर्थन करते हैं, तो ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर उसमें वोटिंग होती है। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो अगले सदन में जाता है, और अगले सदन में राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सफाई प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। और यदि वहां भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद का त्याग करना पड़ता है। यह है पूरी जो है महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61। तो ये राष्ट्रपति के प्रारंभ के सारे अनुच्छेद हमने आपको समझा दिए, बता दिया। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जो लेक्चर है उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपकी ये तैयारी हो जाएगी, एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अब यहाँ से बचता है राष्ट्रपति की शक्तियां, जो हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में, जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत